नीरज जैसे ही शाम को घर लौटा तो अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा तो माँ हमेशा की तरह चारपाई पर लेटी थी, लेकिन आज उनकी आंखें नम हो रखी थीं। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं। तभी नीरज की पत्नी सरिता भी कमरे में दाखिल हुई तो नीरज ने कहा, सरिता माँ क्या कहना चाह रही हैं? बार बार तुम्हारी तरफ इशारे कर रही हैं। तो सरिता कंधे उचकाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, वैसे भी इनकी आदत है हर वक्त इशारे करने की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एक तो मैं तुम्हारी माँ की बीमारी से तंग आ गई हूँ, अभी फिर से बिस्तर गंदा कर दिया उन्होंने। मुझसे नहीं होता। अब ये सब बोलकर सरिता बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। सरिता की बातें नीरज के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी आय इतनी नहीं थी कि किसी नौकरानी का इंतजाम कर सके। वो चुपचाप माँ के पास बैठ गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बहू के डर से बोल नहीं पा रही थी। नीरज ने माँ का बिस्तर साफ किया और दूसरी चादर बिछाकर लिटा दिया और फिर बोला, माँ आप कुछ कहना चाहती थी? कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। तो बड़ी हिम्मत से कावेरी जी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी बहू सरिता दरवाजे के अंदर आ गई। बहू को देखते ही कावेरी जी एकदम से खामोश हो गई। नीरज ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक डर था, एक घबराहट, जैसे उन्होंने अपनी बात छिपा ली हो। सरिता ने कुछ कपड़े और दवा की बोतल मेज पर रखते हुए कहा, दवा का वक्त हो गया है, अगर आप फुर्सत में हैं तो अपनी माँ को दवाई दे देना। इतना कहकर वो वापस पलट गई। उसके जाते ही नीरज ने अपनी माँ के पास झुकते हुए कहा, माँ आप सरिता के आने से पहले कुछ कहना चाह रही थी, बताइए है ना? तो कावेरी जी ने धीरे से आंखें बंद कर ली और ना में सिर हिला दिया। कुछ देर तक नीरज अपनी माँ के पास बैठा रहा। उसके सोने के बाद अपने कमरे में गया तो देखा सरिता कमरे में नहीं थी। उसने इधर-उधर देखा तो सरिता किचन में धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ माँ, रोज़ रोज़ एक जैसा गम, एक जैसा रोना धोना, तंग आ गई हूँ। मैं क्या हमेशा इसका बिस्तर ही सोती रहूँगी? इंसान हूँ मैं, कोई फरिश्ता नहीं। पता नहीं कब मरेगी बुढ़िया। ये सुनकर नीरज के दिल का जैसे दिल फट गया हो। थके कदमों से वापस आकर उसने अपने बिस्तर पर लेट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह नीरज दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी कावेरी जी हल्की सी आवाज़ आई तो नीरज ने अपनी पत्नी सरिता को आवाज़ लगाते हुए कहा, सरिता माँ कुछ बेचैन लग रही, तुम देख लेना, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। तो सरिता ने कहा, हाँ देख लूँगी, रोज़ ही बेचैन रहती हैं तुम्हारी माँ। तो नीरज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दफ्तर चला गया, लेकिन दिल वहीं अटका रहा। माँ का चेहरा, उनकी आंखों का इजहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सरिता के कड़वे बोल बार बार उसे याद आ रहे थे। शायद आज कुदरत ने भी उसको वापस घर भेजने का फैसला कर लिया था। दोपहर के करीब अचानक फैक्ट्री से मीटिंग ख़त्म होने की खबर मिली तो नीरज देर किए बिना घर पहुंच गया। जब गेट खुला तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नीरज दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ, तभी माँ के कमरे से एक बुलंद आवाज़ आई, कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे तुमसे नफरत हो गई है? कब मरोगी तुम? कब जान छूटेगी इस गंदगी से? यह नीरज की पत्नी सरिता की आवाज़ थी जो अपनी सास को कोस रही थी। उसके वाक़े नीरज के वजूद को चीरते चले गए। उसने जल्दी से दरवाजे को धक्का दिया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। कावेरी जी चारपाई पर सहमी हुई बैठने की कोशिश कर रही थी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखों में आंसू थे और सरिता उन पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर नफरत की तीव्रता साफ झलक रही थी। ये सब देखकर नीरज के सब्र का बांध टूट गया। उसने तेज आवाज़ में कहा, बस करो सरिता, बहुत हो गया। इतना सुनते ही सरिता चौंक कर पीछे मुड़ी, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय गुस्सा भर आया। अच्छा, तो तुम सब कुछ छुप कर सुन रहे थे? तुम्हें दुख नहीं होता जो मैं झेलती हूँ? पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। उसका इतना कहना हुआ कि नीरज ने एक जोरदार तमाचा सरिता के गाल पर जड़ दिया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई, बस एक गूंज बाकी रह गई। सरिता कुछ पल के लिए सन्न खड़ी रही, फिर आंसू भरी आंखों से कमरे से बाहर चली गई। नीरज ने माँ की तरफ देखा तो वो कांप रही थी। वो उनके पास बैठते हुए बोला, माँ सरिता की बातों का बुरा मत मानना, वो भी पूरे दिन घर भर का काम करके थक जाती है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो कावेरी जी ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद कर ली। कमरा अंधेरे में डूब चुका था। अब नीरज के दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो सोचने लगा कि क्या मैंने हद पार कर दी? एक पति होकर अपनी बीवी पर हाथ उठाया, क्या वो सारा दिन थक नहीं जाती है? माँ के साथ रहना, हर घंटे दवा देना, सफाई करना, खाना बनाना और नींद की कुर्बानी, क्या मैंने उसके दर्द को नज़रअंदाज किया? अब उसके दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ माँ का वो
सहमा हुआ चेहरा जो हर पल आंखों के सामने घूम रहा था, और दूसरी तरफ सरिता की वो आंखें जिसमें पहली बार ख्वाब था और शायद नफरत भी थे। ये सोचते हुए नीरज बेचैनी से करवट बदलते रहा। पूरा घर खामोश था, लेकिन नीरज के अंदर का एक तूफान मचा हुआ था। दिल में एक पछतावा, एक बोझ था जिसने नींद को कोसों दूर कर दिया था। अगली सुबह कमरे की खामोशी ने रात की बातों को और भी गहरा कर दिया। सरिता बिना कुछ कहे नाश्ते के बर्तन रख कर चली गई। तभी कावेरी जी के कमरे से हल्की कराहने की आवाज़ आई तो नीरज जल्दी से अंदर गया। जाकर देखा तो कावेरी जी का हाथ बिस्तर के कोने पर था, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। तभी नीरज उनके पास बैठते हुए बोला, माँ भूख लगी है क्या, खाना ले आऊँ? तो कावेरी जी ने धीरे से सिर हिलाया। अब नीरज को समझ आया कि शायद माँ ने पिछली रात कुछ नहीं खाया। वो जल्दी से रसोई में गया और माँ के लिए खाना लेकर आ गया। पास बैठकर जैसे ही अपने हाथों से खिलाने लगा तो कावेरी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से नीरज का सिर सहलाया, जैसे कहना चाहती हो शुक्रिया बेटा, तू देर से आया लेकिन आया तो सही। नीरज की आंखों से भी अनजाने से आंसू बह निकले। थोड़ी देर में खाना खिलाकर जब नीरज अपने कमरे से निकला तो सरिता हाल में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो आम दिनों में होता था। आंखों में उलझन, माथे पर शिकन और होठों पर एक दबदबा सा गुस्सा, जिसे नीरज कई दिनों से महसूस कर रहा था। नीरज ने उसके पास जाकर नरमी से पूछा, काफ़ी देर से चुप हो, सब ठीक तो है ना? तो सरिता उसकी तरफ देखते हुए गुस्से भरे लहजे में बोली, क्या ठीक रह गया है? इस घर में एक बीमार माँ जो हर वक्त तुम्हारा वक्त मांगती है, और एक बीवी जो हर पर कुर्बानी देती है, मगर बदले में तुम्हारा एक नरम लफ्ज़ तक नहीं मिलता। ये सुन नीरज खामोश हो गया। सोचने लगा कि शायद जो सरिता कह रही है वो सच ही है। तभी सरिता ने फिर बात आगे बढ़ाई, देखो नीरज, तुम्हारी माँ की हालत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि अब कोई सुधार नहीं मुमकिन है। दिन ब दिन उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है और मैं तो अब थक चुकी हूँ। मेरे सब्र का विमान टूट चुका है। उसकी बात सुनकर नीरज ने एक गहरी सांस ली और धीरे स्वर में बोला, सरिता, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत कुछ सह रही हो, लेकिन माँ की भी बेबस है। उनका तो बस हम ही सारा नहीं। नीरज, अब तुम नहीं समझ रहे हो। तुम सिर्फ माँ को देखते हो, मुझे नहीं। सारा दिन की सफाई, दवाइयाँ देखो, और ऊपर से तुम्हारी खामोशी, इन सब ने मुझे तोड़ दिया है। कहते हुए सरिता ने गहरी सांस ली और फिर बोली, मैं तुम्हारी माँ की दुश्मन नहीं हूँ नीरज, मैंने भी उनकी सेवा की है, दिन रात जगी हूँ। लेकिन जब हर दिन एक जैसा हो गया है तो उनकी बातें नीरज की रगों में घूमने लगीं। सोचने लगा, क्या वाकई में मैं इतना बेखबर रहा? क्या मैंने सिर्फ माँ का दुख देखा और सरिता के खामोश चिखों को नज़रअंदाज कर दिया? एक पति होने के नाते क्या मैंने इंसाफ किया? ये सब सोचते हुए नीरज बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया। सरिता की एक एक बात उसके आसपास गुजर रही थी, माँ कभी ठीक नहीं होंगी। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक मैं अपनी जिम्मेदारी को एक मजबूर वजूद के साय में गुजारूंगी? ये वाक़ नीरज के दिल पर जैसे हथौड़े की तरह चुभ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सरिता ने फिर से कहा, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या मुझ पर भी उतना ही ध्यान दोगे जितना अपनी माँ पर दे रहे हो? ये सुनकर नीरज हैरान रह गया। उसकी बात का जवाब नीरज के पास नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बात सच है कि माँ अब कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये भी तो सच है कि वो एक माँ है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त उनके लिए कुर्बान किया है। वो एक कसम में फंस गया। एक तरफ बीवी जिसका सबर टूट चुका था, तो दूसरी तरफ माँ जिनका वजूद धीरे धीरे मिटता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर बाद उठकर वो माँ के कमरे में आ गया तो माँ चारपाई पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। नीरज उसके पास बैठा और धीरे से उनका हाथ थाम कर बोला, माँ दवा ले लो। माँ दवा ले ली है ना? तो कावेरी जी ने कांपते होठों से धीरे से कहा, दवा नहीं देती। ये सुनकर नीरज की सांसें जैसे थम सी गई। वो हैरत से उनकी ओर देखते हुए बोला, क्या कहा माँ? आपने दवा नहीं देती? कौन सरिता? तो कावेरी जी ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे जवाब देने से डर रही हो, लेकिन इनकार भी नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों से एकाएक ही आंसू बह निकले। नीरज ने तुरंत सरिता को आवाज़ दी तो वो कुछ ही देर में लपक कर कमरे में आई। चेहरे पर नाराज़गी थी, जैसे उनकी दमदमाई में खलल पड़ गया हो। क्या हुआ, आप क्यों बुला रहे हो? सरिता ने कमरे में घुसते ही कहा। तो नीरज माँ की ओर इशारा करते हुए बोला, सरिता, माँ कह रही है कि उन्हें दवा नहीं दी जाती, और तुम तो कहती हो रोजाना वक्त पर दवा देती हो। तो सरिता ने झट से सफाई दी, अरे वो तो कुछ भी कह देती हैं। तुम्हें पता है उनकी याददाश्त कितनी कमज़ोर हो गई है। पिछले हफ्ते तो उन्होंने मुझे अपनी बहू कहने से भी इनकार कर दिया था। ये सुन नीरज ने अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, लेकिन सरिता, उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अगर वो दवा नहीं खा रही तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, नीरज ने कहा। तो सरिता झुंझलाते हुए बोली, नीरज, तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं होता। मैं रोजाना उन्हें दवा देती हूँ। अगर वो भूल गई हैं
तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, तो आज सुबह कौन सी दवा दी थी? नीरज ने नरमी से पूछा। तो वो एक पल को रुकी, फिर बोली, वही जो डॉक्टर ने पिछली बार दी थी। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो साथ भी नहीं जाते। ये सुनकर नीरज चुप हो गया। ये सच था कि वो कभी साथ नहीं गया, क्योंकि हर बार जब डॉक्टर के पास जाना होता तो सरिता कोई ना कोई बहाना बना देती। नीरज ने कई बार कहा भी कि चलो मैं भी साथ चलता हूँ, डॉक्टर से बात करनी है, मगर हर बार सरिता वही जवाब देती कि मैं सब संभाल लूँगी, तुम्हारी फैक्ट्री का काम ज़्यादा रहता है, तुम उसे संभालो। मगर उस वक्त नीरज को ये जिम्मेदारी लगती थी, लेकिन आज ये छुपाने की कोशिश लग रही थी। नीरज उठा और माँ की दवाइयों की अलमारी की ओर गया। एक पुरानी शीशी पड़ी थी जिस पर दवा की तारीख 2 महीने पुरानी थी और बाकी पैकेट तो अभी खाली खोले ही नहीं थे। नीरज कुछ बोलता उससे पहले सरिता ने सफाई देते हुए कहा, वो तो पुरानी दवा है, डॉक्टर ने बाद में नई लिख कर दी थी, पर तुम्हें ये सब समझाना बेकार है। नई दवा कहाँ है? नीरज ने पूछा तो सरिता ने धीरे से बुदबुदाई, ख़त्म हो गई है। सुनकर अब तो नीरज को यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है और माँ की हालत उसकी गवाही भी दे रही थी। कुछ सोचते हुए वो वहाँ से उठा और दफ्तर के लिए निकल गया। आज पूरे दिन ऑफिस में नीरज के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर सरिता के दिमाग में चल क्या रहा है। अब वक्त था सच से पर्दा हटाने का। शाम को करीब 7 बजे नीरज काम पूरा होते ही दफ्तर से निकल पड़ा। रास्ते भर दिल में बस एक ही दुआ निकल रही थी कि हे भगवान, माँ ठीक हो जाए। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ना टीवी की आवाज़ और ना ही सरिता की चहल पहल। खामोशी देखकर नीरज के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दौड़कर माँ के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी माँ कावेरी जी फर्श पर गिरी हुई थी। माँ नीरज के मुंह से चीख निकल गई। वो झुककर उसे सीधा करने लगा। उनके होंठ फटे हुए थे, माथे पर हल्की चोट का निशान और आंखें अधखुली थी, जैसे तकलीफ में भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। सरिता, नीरज ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, ये क्या हुआ है? तो किचन से सरिता की आवाज़ आई, अब क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, अरे माँ ज़मीन पर गिरी है और तुझे दिखाई नहीं देता, नीरज ने गुस्से में कहा। तो वो कमरे में आई, एक नज़र कावेरी पर डाली और बोली, हाय, फिर यही ड्रामा। नीरज, अब तो तुम भी समझो, ये सब इनकी आदत है, खुद को जानबूझकर गिरा देती हैं ताकि मुझे जालिम बहू साबित कर सकें। नीरज माँ के चेहरे से मिट्टी साफ कर रहा था, मगर सरिता के अल्फाज उसके कानों में जहर घोल रहे थे। तुम्हें पता लगता है कि माँ से गिरी हैं, खुद से गिरी हैं, नीरज ने उनकी ओर देखते हुए कहा। और नहीं, क्या ये पहले ही ऐसा कर चुकी हैं? मैं कई बार इन्हें गोद में उठाकर चारपाई पर लिटा चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता। ये सब बोलकर सरिता पर पटकते हुए बाहर चली गई। नीरज ने उठकर माँ के लिए पानी गर्म किया, नरम तौलिया लिया और उनका चेहरा धोना शुरू किया। उनके गालों पर मिट्टी जमी थी, माथे पर चोट का निशान गहरा होता जा रहा था। हर धुले हुए धब्बे के साथ नीरज के दिल पर एक नया दाग बनता जा रहा था। उसने माँ से पूछा, माँ बताइए ना, ये कैसे गई? तो कावेरी जी की आंखों में आंसू उतर आए, मगर होठ अब भी बंद थे। नीरज उठकर बाहर आया तो सरिता जैसे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, देखो नीरज, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न हो तो बेहतर है कि तुम खुद ही अपनी माँ को संभालो। मैं अब ये सब नहीं कर सकती। वो मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा तुम्हारे सामने पीड़ित बन जाती हैं और तुम हो कि मुझे सुनने के बजाय उनकी तरफदारी करते हो। तो नीरज ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो नीरज ने अपनी माँ के लिए नरम खिचड़ी बनाई और खुद अपने हाथों से खिलाई, दवा दी और खुद से वादा किया कि अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर था जो लगातार फुसफुसा रहा था। क्या तू सब संभाल पाएगा? क्या सरिता और बर्दाश्त कर सकेगी? थोड़ी देर के बाद सरिता खामोशी से नीरज के पास आकर बैठी और बोली, नीरज, क्या अब हम अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजारते रहेंगे? रोज़ माँ के साए में उनकी बीमारी और सारा दुख मैं झेलूं? तो नीरज ने धीरे से कहा, ज़िंदगी उसकी दी हुई है माँ की, अगर अब उसका वक्त है तो हम पर बोझ करें तो क्या हम उनसे मुंह मोड़ लें? नीरज की बात सुनकर सरिता एक गहरी सांस लेते हुए बोली, नीरज, मेरी एक सहेली है मधु, उसकी सास भी तुम्हारी माँ जैसी ही थी, बीमार, कमज़ोर, ज़िद्दी। मधु ने शुरू में तो सब सहा, मगर फिर उसने फैसला किया कि वो खुद को बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपनी सास को शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सुनकर नीरज के दिल पर जैसे एक झटका सा लगा। उसने चौंक कर सरिता की तरफ देखा। क्या मतलब, तुम कह रही हो कि मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूँ? नीरज ने हैरानी से कहा। तो सरिता बोली, हाँ नीरज, पहले मेरी बात पूरी सुनो। देखो, मधु की सास अब वहाँ खुश हैं, उन्हें दिन भर खिदमत करने वाले लोग मिलते हैं, वक्त पर दवा मिलती है और नरमी से बात होती है। मधु और उसका पति भी अब खुश हैं। उनकी ज़िंदगी में अब तूफान
सुकून आ गया है कि सुनकर नीरज ने नज़र झुका ली। आवाज़ उसके गले में अटक गई थी। एक तरफ सरिता की बातें थी, इसमें सुविधा और व्यवहारिकता का पहलू था, और दूसरी तरफ माँ का वो निढाल वजूद जो ज़मीन पर पड़ी मिली थी। तुम्हें लगता है कि माँ वहाँ खुश रहेंगी? नीरज ने धीमी आवाज़ में पूछा तो सरिता ने कंधे उचकाते हुए बोली, हाँ नीरज, क्यों नहीं, और फिर हमारी ज़िंदगी भी तो कोई ज़िंदगी है ना। एक दिन रात दवा सफाई, और तुम हमेशा उनके एक आंसू गिरते ही उनके दुख में डूब जाते हो। क्या मेरा कोई हक नहीं है? क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं? क्या? देखो नीरज, मैं ये नहीं कहती कि तुम उन्हें भूल जाओ या उन्हें छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनके लिए ऐसा माहौल कैसे हो सकता है जहाँ वे बेहतर तरीके से समझी जा सके। हम अकेले कब तक निभाएंगे? तो नीरज ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में स्वीकार किया कि वो सचमुच थक चुका है, शरीर से नहीं बल्कि भावनात्मक तौर पर, क्योंकि हर दिन एक नए बोझ के साथ शुरू होता था। और ये सच्चाई थी कि माँ की तबीयत बेहतर होने की बजाय उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसके पास कोई हल नहीं था कि वो क्या करे और क्या नहीं। अगले दिन हमेशा की तरह वो माँ के कमरे में गया। जैसे दरवाज़ा खोला तो बहुत बदबू आ रही थी। माँ का चेहरा शर्मिंदगी से बेबस था, लगातार बेटे की आंखों में देख रही थी, जैसे माफ़ी मांग रही हूँ, कहना चाह रही हूँ, बेटा मैं जानबूझकर नहीं करती। नीरज खामोशी से उसके करीब गया और दूसरी चारपाई पर बिस्तर बिछाकर उन्हें लिटा दिया। लेकिन जैसे वो पूरी सफाई करके बाहर निकला तो सरिता रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जोर से कहा, बस बहुत हो गया नीरज, अब कब तक इनकी सफाई करते रहोगे? आज फैसला कर लो, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं। ये सुनकर नीरज हैरान रह गया, शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तभी सरिता ने फिर से कहा, अगर तुम्हारा बेटा होने का फर्ज खत्म नहीं होता तो पति होने का भी कुछ हक है या नहीं? क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी सारी उम्र एक बिस्तर पर पड़ी बीमार औरत के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी समेट कर रख दें? नीरज कुछ कहने वाला था कि सरिता ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, नहीं नीरज, आज कोई बहस नहीं, सिर्फ एक बात सुन लो, या तो उन्हें वृद्धाश्रम ले जाओ या मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। बोलकर सरिता बुड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई तो नीरज ने एक ठंडी सांस ली। घर को बचाने के लिए मार से जुदा होने का ख्याल भी उसकी रूह को कांप गया। शाम होते होते नीरज ने एक वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी ली और अगले दिन का समय तय कर लिया। जब माँ को बताया तो वो चुप हो गई, आंखें नम थीं मगर होंठों पर कोई शिकवा नहीं। नीरज ने धीमे से कहा, माफ़ कर देना माँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। कहते हुए नीरज वहाँ से उठा और माँ के कुछ कपड़े बैग में रखकर उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते पर कावेरी जी की आंखें बाहर देखती नहीं। इस इमारत हर मोड़ जैसे उनकी किसी पुरानी यादों से जुड़ा था और नीरज के लिए ये हर पल किसी पछतावे का मातम बन गया। वृद्धाश्रम पहुंचे तो दरवाजे पर मौजूद स्टाफ ने नरमी से कावेरी जी को व्हील चेयर पर बिठाया तो नीरज उनके पास झुककर कान में बस इतना ही कह सका कि ये फैसला मजबूरी था। माँ बेवफाई नहीं। तो कावेरी जी ने भी उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे मगर उनकी खामोशी जैसे बेटे को सजा दे रही थी, जैसे कह रही थी हो कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए तूने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, उसे ज़िंदगी कभी माफ़ नहीं करी थी। खैर नीरज ने उसके कुछ दवाइयाँ, कपड़े और उनकी पसंदीदा छोटी सी तस्वीर कमरे में रखी और वहाँ से जाने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा तो कावेरी जी ने इशारा से उसका दामन थामना चाहा मगर उंगलियां हवा में ही रह गईं। नीरज एक पल के लिए रुका पर पलट कर देख न सका। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। अब उसे वहाँ खड़े रहना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए तुरंत बाहर निकल गया। घर लौटा तो सरिता ने कहा, अब जरा सुकून की सांस ले सकते हैं, पर नीरज ने कुछ नहीं कहा। आज उसे कमरे की दीवारें अजनबी सी लगने लगी, जैसे हर चीज़ उससे पूछ रही हो कि किस कीमत पर बचाया ये घर। क्या माँ के बिना भी कोई घर रह पाता है? वो नीरज की नींद आखिरी रात थी कि खुद को तसल्ली देते रहा। उसने एक बेटे ही नहीं बल्कि पति की जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि अंदर से तो वो भी अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी तो वो ठीक से नहीं निभा पाया। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़े कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन वो कुछ दिन ही नीरज को बरसों जैसे लग रहे थे। पर हाँ, सरिता के चेहरे पर एक अस्थायी सुकून जरूर दिखाई देता था, जैसे उसने किसी को बोझ से छुटकारा पा लिया हो। एक शाम को नीरज स्टोर रूम से पुरानी चीज़ों को ठीक कर रहा था, तभी अचानक एक पुराना डिब्बा उसके हाथ लगा जिस पर लिखा था दवाइयाँ। नीरज ने डिब्बा खोलकर देखा तो अंदर वही दवाई थी जो डॉक्टर ने कई हफ्ते पहले सुझाई थी। कुछ स्ट्रिप्स वैसे बंद थी, कुछ की कालावधि खत्म हो चुकी थी और कुछ बोतलें तो खोली ही नहीं गई थी। ये देख नीरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसे हो सकता है ये? सरिता तो कहती कि वो रोज़ दवा देती है। उसने तुरंत सरिता को आवाज़ दी। उसके आते ही नीरज ने वो डब्बा उसके सामने रखते हुए कहा, ये देखो माँ की दवाइयाँ, सब के सब वैसे रखी हुई हैं। तुम तो कहती थी कि माँ को दवाई समय पर
दे रही हो। तो सरिता ने एक पल के लिए उस डिब्बे को देखा, फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोली, ओह ये पुरानी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर ने बाद में कुछ और दवाइयाँ दी थी, ये पुरानी थी इसीलिए मैंने इन्हें स्टोर में रख दी थी। तो नीरज ने गुस्से भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और फिर बोला, लेकिन तुमने तो कभी नहीं बताया कि डॉक्टर से दवाएं बदल दी हैं। जब मैंने पूछा तब भी तुमने यही कहा था कि सब कुछ वक्त पर दिया जा रहा है। अब अपनी चोरी छुपाते हुए सर झुलाकर बोली, नीरज तुम्हें तो हमेशा मुझ पर शक ही करना है। अब अगर मैंने दवाइयाँ अलग रख दी तो क्या हुआ? क्या बात का हिसाब देना ज़रूरी है? ये सुनकर नीरज खामोश हो गया, लेकिन अंदर से बेचैन था। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो अंधों की तरह सरिता पर भरोसा करता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब कावेरी जी ने बेबसी से सिर हिलाया था और टूटे हुए लफ्ज़ों में कहा था कि दवा नहीं देती, लेकिन तब नीरज ने उसकी कमज़ोर याददाश्त का भ्रम समझा था, पर अब सच्चाई कुछ और ही थी। उसने तुरंत अपनी बाइक निकाली और सीधा उस डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गया जहां से कावेरी जी का इलाज चल रहा था। नीरज ने पुराने रिकॉर्ड मंगवाए और दवाइयों की पुरानी सूची देखी तो कहीं कोई बदलाव दर्ज नहीं था। नीरज ने डॉक्टर से पूछा, क्या कभी दवा बदली गई थी? तो डॉक्टर ने नाम से हिलाते हुए कहा, नहीं सर, आपकी माँ की हालत ऐसी नहीं थी कि दवा में कोई बदलाव ज़रूरी हो। इसका मतलब सरिता ने झूठ बोला था कि माँ को दवाई समय पर नहीं दी जा गई। वो तुरंत घर आया और डॉक्टर की फाइल लाकर सरिता के सामने रख दी, जिसे देखकर सरिता के चेहरे का रंग बदलने लगा। कुछ पल के लिए वो शांत रही, फिर बोली, तो तुम वाकई में मुझे जालिम समझते हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ है और मैं सिर्फ एक मुजरिम। ठीक है, मैं गलत थी, कुछ वक्त दवा देने में कमी हुई, लेकिन क्या सरिता तुम्हें मेरी माँ पर जरा भी रहम नहीं आया? तुमने उनकी ज़िंदगी के साथ लापरवाही की और मुझे अंधेरे में रखा। कहते हुए नीरज की आंखें नम हो गईं। वो सोचता रहा माँ कितनी बार कुछ कहना चाहती थी, पर उसने उनकी खामोशियों को समझने की बजाय दूसरी की बातों पर यकीन किया। अब बस एक ही सवाल उसके सामने घूम रहा था कि क्या वक्त मुझे वो सब लौटा सकता है जो मैंने अपनी माँ से छीन लिया था? शायद नहीं, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि अब मैं और खामोश नहीं रहूँगा। कल शाम को दफ्तर से आते वक्त माँ को वापस ले आऊँगा, उन्हें घर लाकर उनकी सेवा करूँगा। क्या पता शायद एक वक्त के कुछ जख्म भर सकूँ। लेकिन कुदरत शायद उनके इरादों की परीक्षा के लिए और कुछ ही सोच चुका था। अगली सुबह जब नीरज फैक्ट्री पहुंचा तो अंदर आग लगी हुई थी, जिसे देखकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अंदर भागा तो गोदाम के पीछे शोले आसमान को छू रहे थे। धुआं हर तरफ फैल चुका था। स्टाफ कोशिश कर रहा था, फायर ब्रिगेड को कॉल हो चुकी थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जो कुछ बचाया जा सकता था वो अब सिर्फ राख का ढेर था। उसकी बरसों की मेहनत, रातों की नींद, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गया। उस हादसे ने नीरज को अंदर तक तोड़कर रख दिया। थके पांव वापस घर लौटा तो सरिता ने उसके चेहरे की उदासी देखकर तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुंह लटका रखा है? तो नीरज ने उसे फैक्ट्री की सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसे हिम्मत देने की बजाय चिल्लाते हुए बोली, हाँ अब यही रह गया था पहले, वो बुढ़िया इस घर को खा गई, अब तुम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना। मैं तो इस घर में आकर कोई सुख नहीं देखा, अब मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं काट सकती। क्या मतलब? नीरज ने कांपते होठों से कहा। तो वो बोली, मतलब ये कि मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रख सकती। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सपने देखे थे जो तुमने कभी पूरे नहीं किए और ना ही आगे कर सकते हो। तुम्हारे साथ मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिला। उसकी बात सुनकर नीरज कुछ कह नहीं सका, बस उसकी आंखों को देखता रहा जो अब अजनबी सी लग रही थी। उसने बेशर्मी से कहा, अब मैंने तलाक का दावा कर लिया है, अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, और हाँ, मैं उससे शादी करने जा रही हूँ जिसके साथ मैं सच में खुश रह सकती हूँ। फिर दरवाजे को जाते हुए बोली, एक बेटा अपनी माँ को नहीं संभाल सका, एक पति अपनी पत्नी को नहीं रख सका और एक इंसान खुद को भी नहीं बचा सका। कहते हुए उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और हमेशा के लिए चली गई। सरिता के आखिरी बोल नीरज को अंदर तक तोड़ गए। पूरा घर खाली हो गया, न माँ, ना पत्नी और ना ही कारोबार। अब नीरज बस एक साया बनकर रह गया था, ऐसा साया जो रोशनी के पीछे भागते भागते खुद धुंधला गया हो। वो बिस्तर पर लेटे छत को ताकता रहा। दिल में बस यही चल रहा था कि अगले दिन ही जाकर माँ से माफ़ी मांगूंगा। अगले दिन सुबह थका हारा नीरज वृद्धाश्रम पहुँचा। वो दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो एक खामोश इमारत थी जहाँ न जाने कितनी माँओं ने पनाह ली हुई थी। नीरज अंदर दाखिल हुआ तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, क्या आप ही नीरज हैं? जी हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नीरज ने कांपते होठों से कहा। तो वो बोली, आपकी माँ चंद लम्हे पहले ही चल बसी। ये सुनकर नीरज की सांसें जैसे थम सी गईं। तो उस औरत ने कहा, हमने आपको खबर देने की कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद आ रहा था। उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी और अभी कुछ देर पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। नहीं, मेरी माँ मुझसे मिले बिना नहीं जा सकती। कहते हुए नीरज उस कमरे की ओर दौड़ा जहाँ कावेरी जी का पार्थिव शरीर सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था।
कमरे में एक सन्नाटा था। नीरज उनके पास जाकर घुटनों के बल गिर पड़ा, चादर हटाकर उनके माथे को चूमा और बोला, माँ मैं आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उनकी पलकें तो अब बंद हो चुकी थीं। नीरज उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि काश मैं अपनी माँ से माफ़ी मांग सकता। काश वो एक बार मेरा हाथ थाम कर कहती कि बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं कैसा बेटा हूँ जो एक बेटा होकर भी माँ की सबसे बड़ी परीक्षा में नाकाम रहा। ये सब सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगा। आश्रम के स्टाफ की आंखें भी नम थीं। नीरज एकदम से उठा, अपनी माँ को नहलाया, कपड़े पहनाए और पार्थिव का इंतजाम किया। उनकी अंतिम विधि के वक्त नीरज का वजूद बिखरा हुआ था, लेकिन दिल में अब एक ही आवाज़ थी। अब वो सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं बल्कि माफ़ी की राह पर चलने के लिए जिएगा। उसने फैसला किया कि जहाँ उसकी माँ ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे अब वहीं उसका घर। ये सोचकर नीरज अब वहीं वृद्धाश्रम में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।